तो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मजे में। इस सेशन में हम देखेंगे एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल में एपरेंट डेप्थ हमारा होता है ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन होता है प्रकाशिक भ्रम होता है। अकर व्हेन लाइट रेज पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर विथ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। When an object is submerged in a medium like water, the bending of light ray due to refraction can make the object appear to be located at different depth than its actual depth. अगर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर सबमर्ज कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट अपीयर होता है टू बी लोकेटेड एट डिफरेंट पाथ, टू बी लोकेटेड एट डिफरेंट पाथ देन इट्स एक्चुअल पाथ। जो एक्चुअल उसकी डेप्थ होती है उससे अलग दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। स्विमिंग पूल में आप देखे होंगे, या कोई पॉन्ड्स है, तालाब है, उसके जो क्या कहते हैं बॉटम है वो कुछ अलग दिखता है, लेकिन उसकी डेप्थ जो होती है डिफरेंट होती है। अब ये क्यों होता है? तो इसका रीज़न है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और दो सिचुएशन होते हैं, दो कंडीशन बनते हैं। तो दो कंडीशन में पहला कंडीशन ये होता है कि लाइट रेज पास फ्रॉम ये डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू ए रेयरर मीडियम, लोअर या कहते हैं कि रेयरर मीडियम का मतलब लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दे गेट रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज द रिजल्ट द लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म एबव द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। या कहने का मतलब यह है कि जब हमारी लाइट जो होती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो लाइट गेट रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट जो होती है, हम लोग रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में इस बात को देखे थे कि जब हमारी लाइट ये मान लेते हैं कि ये हमारा कह दें कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब लाइट यहाँ से आ रही है, अगर पहले मीडियम को अगर हम डेंसर मानते हैं, पहला मीडियम ये है और इसको अगर हम डेंसर मानते हैं और इसको रेयरर मानते हैं, तो इस कंडीशन में जो लाइट होती है डेंसर से रेयरर में आती है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहाँ पे कि यही बात कह रहा है कि अगर लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम यानी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है, दे गेट रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एज द रिजल्ट द लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम एबव द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक फिश है और वो किसी पॉन्ड में है, और ये डेंसर मीडिया ऑब्वियसली वाटर है, और ये एयर, इसको एयर सपोज करते हैं, और ये हमारा वाटर है। तो ऑब्वियसली जो होता है कि इस कंडीशन में वाटर वाला जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा, और ये एयर वाला कह दें तो वो रेयरर मीडियम होगा। अब ये फिश जो होता है बाहर की दुनिया को देख रही है, तो बाहर की दुनिया को देख रही है, तो एक रेज जो होती है जिसको ओपी हम सपोज कर लें, वो सीधे जा रही है, नॉर्मली जा रही है, तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन वो सीधे पास कर जाएगी। और दूसरी रेज जो होता है कि इस तरह से जा रही है, जिसको ओए सपोज कर लेते हैं, और यहाँ ये पॉइंट पर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद से ये रेयरर मीडियम में जाती है, तो गेट बेंडिंग रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से अवे भागेगी। अब इस रेज को अगर बैक साइड में मिला है, तो ये पॉइंट आई पर मिलती है। और यही बात यहाँ पे की कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म एबव द एक्चुअल। एक्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा वो बिंदु पर है, और ये कहाँ पे बन रहा है? आई पर वो बन रहा है। तो ये चीज़ें सिचुएशन बन रहा है, इसका हम लोग मैथ भी निकालेंगे और फिर शिफ्टिंग देखेंगे। लेकिन अभी कि यहाँ पे हमने देख लिया कि जो हमारा कहते हैं एपरेंट डेप्थ होगा, वो ये एपरेंट डेप्थ होगा। जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ, और एक्चुअल डेप्थ कितना है वो पर है, तो ये एक्चुअल डेप्थ होगा। इसको डी मान लें और इसको हम डी एपरेंट मान लेते हैं, डी ये मान लेते हैं, ये एपरेंट है। तो ये इस कंडीशन में हमारे जो होंगे वो एपरेंट डेप्थ ये होगा। अब फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया।
अब सेकंड कंडीशन की यहाँ पे तो हम क्या करें, लाइट जो होता है कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, अगर रेयरर से डेंसर में जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ लाइट रेज पासिस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम दे मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, उस कंडीशन में नॉर्मल की ओर काजिंग द लाइट रेज टू अपीयर टू कम फ्रॉम द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में लाइट रेज हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट से ही आती हुई प्रतीत होगी। अब यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, रेयरर मीडियम में है, और यहाँ से इस जगह से ये फिश है हमारी। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से हम ये वो पॉइंट यहाँ से देख रहा है, इस फिश को देख रहा है, तो यहाँ से लाइट आई, तो एक तो नॉर्मली आई तो वो सीधे आ गई, दूसरी इस तरह से वो ये आ रही है तो यहाँ पे इंसिडेंट ये पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई। यहाँ पे कंडीशन इस तरह से होगा। अब ये लाइट हमारी बेंड्स हो रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, अब नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। अब यहाँ पे अब लाइट कहाँ से, इस आई पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है कि आई पॉइंट से लाइट हमारी आ रही है। अब इसका हम लोग मैथ निकाल लेंगे, लेकिन एग्जांपल्स देख लेते हैं। सीइंग द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर क्लोजर टू द सरफेस देन एक्चुअली इज, स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो क्या दिखलाता है, क्लोजर दिखता है, एक्चुअल डेप्थ की अपेक्षा उसकी अपरेंट डेप्थ हमें दिखाई देती है और क्लोजर सरफेस से दिखता है। ऑब्जर्विंग ए फिश इन ए पॉन्ड अपेयरिंग नियरिंग द वाटर सरफेस, और फिश जो होती है वो भी अपीयर पॉन्ड के अंदर होती है, तो अपीयर होती है कि लगता है कि ऊपर है, सरफेस के पास है, बट एक्चुअली वो काफ़ी नीचे होती है। तो इसका हम लोग मैथ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि वो पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे सीधे ओपी जा रही है और सीधे पास हो जा रही है नॉर्मली, और दूसरी रेज जो होता है ये पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। अब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ये इस डायरेक्शन में बेंड हो रही है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा हो गया कि बेंड हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड हो गया। अब इस कंडीशन को हमको ये देखना है। अब आप देखें कि जो लाइट होती है हमारी इस तरह से हम लोग लेते हैं। अब इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का एंगल आई होता है, तो ये आई होगा, और यहाँ पे एक जेड शेप बन रहा है, इस तरह से आप देखेंगे तो ये जेड शेप, तो ये भी आई हो गए, यानी एंगल ए ओ पी भी हमारा आई होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है आर इस जगह पर है, और ये वर्टिकली कह दें कि यहाँ पे होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर बनेगा, तो ये टोटल आर होगा। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जेड शेप बन रहा है, तो ये भी हमारा आर होगा, यानी एंगल ए आई पी भी आर होगा। तो ये कंडीशन होगा। अब आप ये पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए μ2 sin i इक्वल टू μ1 sin r, इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में जा रही है उसको μ1 मान लेते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग का होता है कितना कि μ1 जिसमें जा रही है और ये जिससे जा रही है इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। और इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो μ1 sin r इक्वल टू μ2 sin r होगा। हमने उसी फॉर्मेट को रखा है। अब अगर हम कह लें कि नॉर्मली जो ये वॉइस देख रहा है वो नॉर्मली देख रहा है, तो उस कंडीशन में ए पॉइंट जो आई एंगल होगा और आर एंगल होगा वो स्मॉल होगा। उस कंडीशन में हम साइन आई को व्हेन ऑब्जेक्ट सीन नॉर्मली देन आई एंड आर स्मॉल, साइन आई की इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आई लिखेंगे और फिर इसी को tan आई के इक्वल लिख लेंगे। साइन आर को आर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखेंगे और ये हमारा tan आर होगा। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए ओ पी, तो ए ओ पी ले लेते हैं या ओ पी ए। इसमें हमारे पास tan आई की वैल्यू निकालना है, तो tan आई इक्वल टू हमको मिल जाएगा, कहते हैं कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा पी ए है और बेस कितना है ओ पी, तो पी ए अपॉन ओ पी। tan आर को अगर हम निकालते हैं ट्रायंगल ओ
आई ए में, तो इस कंडीशन में tan r हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर इसमें देखें तो परपेंडिकुलर हमारा होगा पी ए, तो ये होगा पी ए और दूसरा ये हमारा होगा पी आई, तो इसको ये लिख लेंगे पी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, यानी इसको हम लिखेंगे पी ए अपॉन पी आई, ये होगा। अब क्या करते हैं कि फिर इसी को यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ है, रिलेशन फर्स्ट ले लेते हैं, म्यू टू साइन आई को हम tan आई भी लिख सकते हैं और साइन आर को tan आर लिख सकते हैं। फिर इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको इस तरह से, और यहाँ पे पी ए अपॉन पी ओ और पी ए अपॉन पी आई, पी ए ने पी ओ को मार दिया। अब बच गया हमारे पास म्यू टू अपॉन पी ओ, म्यू वन अपॉन पी आई। इसको हम इस तरह से लिख दें, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमको मिल गया है म्यू टू अपॉन पी ओ इक्वल टू म्यू वन अपॉन पी आई। अब पी आई को इस तरफ कर देते हैं और म्यू टू को इसके नीचे ले आते हैं, तो म्यू टू को यहाँ पी आई की जगह पर और पी आई को हम इस तरफ कर दिए, तो पी आई अपॉन पी ओ इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू मिल गया। अब इसको म्यू वन, चूँकि यहाँ पे हम लोग म्यू वन एयर मान चुके हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लें, तो म्यू वन इक्वल टू 1 होगा और म्यू टू इक्वल टू हम रख देंगे म्यू, तो 1 अपॉन म्यू इक्वल टू, और पी आई ही हमारा डी एपरेंट डेप्थ है और ये अपॉन पी ओ जो है हमारा एक्चुअल डेप्थ है, तो डी एपरेंट अपॉन डी 1 अपॉन म्यू, या म्यू की वैल्यू निकालें या डी एपरेंट की निकालें, तो इस डी को हम यहाँ पे ले आ दें इस 1 की जगह पर, तो डी अपॉन म्यू, यानी एपरेंट डेप्थ फाइंड करने के लिए हमको एक्चुअल डेप्थ में उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एपरेंट डेप्थ। अब हमको शिफ्टिंग फाइंड करना है कि शिफ्टिंग कितनी हुई, तो शिफ्टिंग के लिए डेल्टा डी हम सपोज कर लेते हैं, और डेल्टा डी इक्वल टू, आप देखें कि एक्चुअल डेप्थ कितना है, और एक्चुअल डेप्थ माइनस डी एपरेंट को, तो शिफ्टिंग यहाँ पे इतनी शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग है, इसी को हम डेल्टा डी कह लें। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डी तो है ये है, और यहाँ डी एपरेंट की वैल्यू डी अपॉन म्यू, डी को हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये हमको शिफ्टिंग मिलेगा डी। अब यहाँ से अगर दो सिचुएशन इसके बनते हैं डेल्टा डी के लिए, पहला कि अगर हम डेंसर से रेयरर मीडियम है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो उस कंडीशन में हमारा डेल्टा डी जो होगा वो शिफ्टिंग पॉजिटिव होगी। अगर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम है, तो उस कंडीशन में डेल्टा डी की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। तो ये दो बातें आपको ध्यान देना है कि अगर हम डेंसर मीडियम है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है तो डेल्टा डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम है तो डेल्टा डी की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो ये था अगर हमारे पास कई मीडियम हो जाएं, जैसे यहाँ पे देखें कि हमारे पास अलग अलग जैसे कई यहाँ पे मीडियम दे देते हैं, D1 मीडियम एक D2 का है, एक D3 का है, तो उस कंडीशन में ये हमारा एक्चुअल है, तो उस कंडीशन में जो एपरेंट डेप्थ होगा हम सबके लिए अलग अलग फाइंड करेंगे। पहले तो अब ये D1 ले लिया μ1, फिर दूसरे के लिए D2 अपन μ2, फिर तीसरे के लिए D3 अपन μ3, और सबको ऐड कर देंगे तो हमको फाइनली एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।